अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हम दो प्लेट्स रखें और उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएंगी, चार्ज प्लेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम इसके बीच में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब किस टाइप का होगा कि सेंटर में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब हमने इसको चार्ज प्लेट के बीच में नहीं रखा है, मतलब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन इन प्लेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस प्लेट की तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला चार्ज है वो उस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस तरह का एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा जिसमें एक साइड तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे प्लस क्यू और इसको बोल देंगे माइनस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डिफाइंड बाय डी, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट है ये तो उस स्टेट में है जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, और ये वाली स्टेज उस स्टेट में है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए इज द ओरिजिनल स्टेट दैट इज विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी इज द पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है, दैट इज बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप इज पोलराइजेशन, सेकेंड स्टेप इज इलेक्ट्रिक डायपोल और डाइलेक्ट्रिक क्रिएट करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, पोलराइजेशन, कि हम मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, हम इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करते हैं कि मॉलिक्यूल जब पोलराइज हो गया तो उसके बाद हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल और डाइलेक्ट्रिक क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन क्रिएट हो गया। इंड्यूस्ड किसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस मतलब क्रिएट हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप दैट इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या क्रिएट हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हो गया। पहले तो इसमें डायपोल नहीं था, ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से इसमें क्या क्रिएट हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। सो म्यू आई विल डिपेंड अपॉन, जो म्यू आई है दैट इज डायपोल मोमेंट, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो जो म्यू आई है दैट इज डायपोल मोमेंट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो म्यू आई एक तो इसके इक्वल है, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1, और म्यू आई डिपेंड किस किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इन प्लेट्स पे अप्लाई किया है। तो म्यू आई को हम किस पे लिख देते हैं, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल को तो हम डिफाइन करके नहीं लिख सकते, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट म्यू आई डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। सो म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। हियर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ई डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। व्हाट ई डिफाइंस, ई डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक field, E defines the strength of electric field, ठीक है। सो म्यू आई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे अल्फा लगा देंगे। अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अल्फा एक कांस्टेंट है दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अल्फा इज फर्दर रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा को हम फर्दर किससे रिलेट कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू क्लोसियस-मोसर्टी इक्वेशन। अब जो अल्फ़ा है ये एक पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है, और हर मॉलिक्यूल का जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। अब जो ये अल्फ़ा है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, इस इक्वेशन को हम
क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन बोलते हैं, इसका हम डेरिवेशन आगे करेंगे भी, ठीक है। तो जो अल्फ़ा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से रिलेटेड है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नाउ दिस इज क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन। डी इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एम इज द मोलिकुलर मास, ठीक है, रो इज द डेंसिटी, पाई इज अ कांस्टेंट, एन इज अवोगाद्रो नंबर एंड अल्फा इज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन है, ये आपको लर्न भी होनी चाहिए कि ये डेरिवेशन हमने इस डेरिवेशन तक पहुंचना है, ठीक है ना। क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन। क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन, इसमें हम क्या लेते हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। हम यहाँ पे ना छोटे छोटे डायपोल्स और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स रख देते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जब हम प्लेट्स पे ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये शुरू में डायपोल नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। तो इनकी सिचुएशन वही होती है जो हमने पहले पढ़ा था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन जब हम इन प्लेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनमें भी इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी न्यूक्लियाई होता है उसका चार्ज नेगेटिव प्लेट वाली साइड डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट की तरफ डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या क्रिएट हुआ, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर इनमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से इनमें क्या क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होता है। तो अब एक तो चार्ज प्लेट की पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, ठीक है, और जो डायपोल्स हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ठीक है ना। तो अब पॉजिटिव से जो नेगेटिव है वो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो डायपोल है उन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड है, ठीक है, इस तरफ है। यानी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये जो डायपोल्स हैं, छोटे छोटे डायपोल्स हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास है ई नॉट, ठीक है। अब इनकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिड्यूस हो जाएगा, और जो ई नोड है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो जो ई नोड है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। An electrostatic field is applied to two plates so that they are charged. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम दो प्लेट्स पे ताकि उन पे चार्ज क्रिएट हो जाए। Suppose the strength of the uniform electric field produced between them is E नोट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इन प्लेट्स के बीच में प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ई नोड, ठीक है। इफ़ ए नॉन पोलर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर हमने इन प्लेट्स के बीच में नॉन पोलर मीडियम रख दिया, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस टू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, ई में, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिटिल इंड्यूस्ड डायपोल्स विच आर ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, ई नॉट था, और रिड्यूस होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई में। ई नॉट बाई ई के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज डिफाइंड एज डी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई था, ई नॉट था, सॉरी, ठीक है। अब ई नॉट इन इंड्यूस्ड डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से न्यूट्रलाइज होके किस में रिड्यूस हो गया, ई में। सो ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द रेशियो ई नॉट बाई ई, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम और क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
From electrostatics it can be shown that E naught is equal to E plus 4 pi I, ठीक है, where I is the induced dipole moment per unit volume. Pi is a constant, 4 is a constant, E is the reduced electric field and E naught is the applied electric field and I is the induced dipole moment per unit volume. ठीक है, ये रिलेशन आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ये इससे आगे डेरिवेशन शुरू होगा, ठीक है ना. तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, नाउ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, ठीक है. नाउ म्यू आई इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल. म्यू आई क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है सिंगल मॉलिक्यूल का, एंड एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू number of molecules per centimeter cube. So induced dipole moment is equal to dipole moment of single molecule into number of molecules per unit volume. So we will get the induced dipole moment per unit volume. So ठीक है, I is equal to mu I into n, ठीक है. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय E एंड पुट, अब इसको पूरे को E से डिवाइड करेंगे तो E नॉट बाई E आएगा यहाँ पे, और E नॉट बाई E किसके इक्वल है, D के इक्वल है, ठीक है. एंड वी विल गेट द इक्वेशन मॉडिफाइड एज E नॉट बाई E इज इक्वल टू D एंड E बाई इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई I बाई E, ठीक है. और D माइनस 1 इज इक्वल टू D माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पाई I बाई E, ठीक है. सो 4 पाई I इज इक्वल टू D माइनस 1 इंटू E, ठीक है. दिस इज इक्वेशन 2. इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ X acting on each molecule is calculated by supposing that a unit charge. अब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने अप्लाई की है, उसको हम मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे सिस्टम में प्लेट्स को मिला के, डायपोल को मिला के, उसको हम किससे डिफाइन कर देंगे, X से. अब ये कई सारे फैक्टर्स के इक्वल होगा. एक्टिंग ऑन ईच मोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय सपोजिंग दैट, अब ये जो x है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो x है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड करेगी. एक तो द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट, जो प्लेट्स पे चार्जेस हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी. अब जो प्लेट पे चार्जेस हैं उनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, E नॉट ही है, ठीक है. नाउ द चार्जेस इंड्यूस्ड, तो हम ये रिज्यूम कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है. नंबर 1 तो जो प्लेट्स हैं उनके चार्जेस पे, जो प्लेट्स हैं उन पे चार्जेस हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है. तो जो प्लेट्स हैं उन पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, E नॉट है. उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, E नॉट से, ठीक है. नंबर 2, द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द सरफेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स. अब जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं, जो स्मॉल डाइलेक्ट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स, उन पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो क्या है, -4 बाई I, ठीक है. अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो एक स्फेरिकल कैविटी में बंद है. तो अब उन स्फेरिकल कैविटी पे भी चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे, तो वो चार्जेस इंड्यूस किसके इक्वल हैं, 4/3 पाई I के इक्वल हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इन टोटलिटी वो किसके इक्वल हो गई, E नॉट माइनस 4 पाई I प्लस 4/3 पाई I के इक्वल होगी. इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे रहे हैं, ठीक है. दैट x इज इक्वल टू E नॉट प्लस 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I. तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, E नॉट की वैल्यू क्या थी, E प्लस 4 पाई I थी, प्लस 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I, ठीक है. 4 पाई I से 4 पाई I कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E प्लस 4 पाई, x इज इक्वल टू E प्लस 4/3 पाई I, ठीक है. वी नेम इट एज इक्वेशन
4. Substituting the value of 4 pi I from equation 2. इक्वेशन 2 में 4 pi I की वैल्यू क्या थी, d माइनस 1 इंटू ई. ठीक है, वो आप देखेंगे पीछे तो 4 pi I की वैल्यू क्या थी, d माइनस 1 इंटू ई. ठीक है, तो यहाँ से e कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस डी माइनस 1 बाय 3. ठीक है, तो 3 प्लस डी माइनस 1 बाय 3. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d प्लस 2 बाय 3 इंटू ई. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक field. X is equal to d plus 2 by 3 into E. We name it as equation 5. Now X is also equal to this and X is also equal to this. ठीक है, so from equation 4 and 5 अगर हम इनको इक्वल कर देंगे, that is E plus 4 by 3 pi I is equal to d plus 2 by 3 into E. ठीक है, तो हम इसको ई वाले फैक्टर को एक तरफ ले जाते हैं. ठीक है, इसको इधर ले आते हैं ई को. ठीक है, सो d प्लस 2 बाई 3 माइनस 1 इंटू ई इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आई. ठीक है, सो d प्लस 2 माइनस 3 बाई 3 इंटू ई इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आई. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, d माइनस 1 बाई 3 इंटू ई इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आई. वी नेम इट एज इक्वेशन 6. नाउ पुटिंग आई इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. अब जो म्यू आई है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है, वेयर एक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, सो म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स. ठीक है, नाउ अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी, सो म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू म्यू आई को हम पुट कर देंगे अल्फा एक्स इंटू एन. ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. एक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 से क्या रख दी, d प्लस 2 बाई 3 इंटू एन. सो आई की वैल्यू क्या आ गई, ये. ठीक है, अब इस आई की वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में रख देंगे. ठीक है, तो इक्वेशन 6 किसके इक्वल बन जाएगी, इक्वेशन 6 में रखने पे आई की वैल्यू, ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे ई से ई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके किस में आ गई, d माइनस 1 बाई d प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई एन अल्फा. वी नेम इट एज इक्वेशन 7. ठीक है, नाउ अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें, ठीक है, if rho is the density of the substance placed between the charged plates, that is of the medium between the charged plates, and m is the molecular mass, then molar volume of the substance. अब substance की molar volume किसके इक्वल होगी, m by rho के इक्वल होगी. If n represents Avogadro number, then the number of molecules per unit volume. ठीक है, अब number of molecules कितने होंगे per unit volume, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, n इज द अवगाद्रो नंबर बाय पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, अवगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ठीक है, तो रो को ऊपर ले जाएंगे तो n रो बाय m आ जाएगा, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, n रो बाय m. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n रो बाय m. इन इक्वेशन 7 वी हैव d माइनस 1 बाई d प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई n रो बाई m इंटू अल्फ़ा. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, m बाई रो को हम इधर ले जाएंगे. ठीक है, तो d माइनस 1 बाई d प्लस 2, m बाई रो को हम इधर ले जाएंगे, दैट इज़ m बाई रो इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई n अल्फ़ा. ठीक है, तो m बाई रो को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, m बाई रो बनेगा इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई n अल्फ़ा. ठीक है, नाउ एज ऑल द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 आर कांस्टेंट, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, मोलिकुलर मास भी एक सब्सटेंस का कांस्टेंट होगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी. सॉरी, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो पाई कांस्टेंट होगा, 4 बाई 3 कांस्टेंट होगा, अवगाद्रो नंबर कांस्टेंट होगा. अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस.
ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। एज ऑल द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 आर कांस्टेंट, अल्फा बीइंग कांस्टेंट फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड डिपेंडिंग ओनली अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोलर पोलराइजेशन। इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, मोलर पोलराइजेशन। किस क्वांटिटी को मोलर पोलराइजेशन बोल देंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, मोलर पोलराइजेशन। अब मोलर पोलराइजेशन को हम पी से डिफाइन करते हैं। मोलर पोलराइजेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, पी से। ये पी आई और पी डी किसके इक्वल है, हमने 4/3 पाई एन अल्फ़ा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मोलर पोलराइजेशन से रिप्लेस कर दिया। अब जो मोलर पोलराइजेशन है अब हम उसको मॉडिफाई करके किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन में, ठीक है। सो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन और पी आई और पी डी is equal to d minus 1 by d plus 2 into m by rho. We name it as equation 9 and this is Clausius-Mosotty equation. Now induced molar polarization is defined as the amount of polarization produced in, तो induced molar polarization क्या होती है, amount of induced polarization produced in 1 mole of the substance when placed between the plates of an electric field of unit strength, ठीक है। So induced molar polarization is defined as the polarization produced in 1 mole of the substance when placed between the plates of an electric field ऑफ द यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है। जब हम प्लेट्स के बीच में हम रखते हैं उस सब्सटेंस को ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 9 इट इज़ एविडेंट दैट द यूनिट्स ऑफ पी आई और पी डी विल बी सेम एज दैट ऑफ एम बाय रो, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो पी आई और पी डी की यूनिट होंगी वो किसके इक्वल होंगी, एम बाय रो के इक्वल होंगी, यानी मोलर वॉल्यूम की यूनिट के इक्वल होंगी, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी होगा, यहाँ भी डी है तो रेशो होगा तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो पी आई और पी डी है ना उसकी यूनिट किसके इक्वल होंगी, एम बाय रो की यूनिट यानी मोलर वॉल्यूम की यूनिट के इक्वल होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट क्लोसियस-मोसोटी इक्वेशन। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। इसके वीडियो और नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी।